हेलो एवरीवन, सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। सो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को इस नए लेक्चर में स्वागत है। और इस लेक्चर में आज जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड, कि कैसे हम किसी कंपाउंड को चेक करेंगे कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट एरोमेटिक को हम उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एरोमेटिक है क्या, है ना। व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। किस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, तो पहले वो इसको समझते हैं क्या होता है। एरोमेटिक वर्ड जो है ना, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा। व्हाट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा, जिसका मीनिंग क्या होगा, प्लेसेंट स्मेल, है ना। मतलब ऐसे कंपाउंड क्या होगा जहां पे प्लेसेंट स्मेल होगा, देन उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए, नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी। देखो क्या है कि ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच आर प्लेनर, साइक्लिक एंड कंप्लीटली कंजुगेटेड। ध्यान सुनिएगा बच्चों, हमने क्या कहा, साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीटली कंजुगेटेड। ठीक है, तो कंप्लीटली कंजुगेटेड हमने रेजोनेंस में सीखा था, कंजुगेशन क्या होता है, एवरीथिंग राइट। तो दोज कंपाउंड विच आर साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कंजुगेटेड, हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, उन सब चीजों को हम सीखेंगे आगे चल करके। अभी आपको बस ध्यान रखना है क्या, कि ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक भी होगा, प्लेनर होगा, एज वेल एज कंप्लीटली कंजुगेटेड, जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो बेसिकली एरोमेटिक जो है ना, ये जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन, बेंजीन जो है हम सबको पता है क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है पॉइंट। अब बेंजीन में कैसे फॉर्म होता है ये पाई बॉन्ड, उसको भी समझेंगे हम। इसके बाद क्या है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है बिकॉज ऑफ द फैक्टर विच इज नोन एज एरोमेटिसिटी, है ना। एरोमेटिसिटी एक वो फैक्टर है जिसके वजह से एरोमेटिक कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है। ठीक है, अब यहां पे हम समझेंगे क्या, कंप्लीटली कंजुगेटेड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले चीज देखो क्या है, कंप्लीटली कंजुगेटेड का मतलब ये है कि जो आपका रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, साइक्लिक है ऑलरेडी, तो ये जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है क्या होना चाहिए, हर पाई इलेक्ट्रॉन का एक रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए। कंप्लीटली कंजुगेशन का मतलब क्या है कि रेजोनेंस पूरे कंपाउंड में होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होगा। अब यहां पर देखो क्या है, हाइड्रोजन एटम यहां पे होंगे, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। इसके बाद पी ऑर्बिटल बनाओ। चलिए, ये है पी ऑर्बिटल। अब देखो ध्यान से, हम कोई एक बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, जैसे ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है और इस बॉन्ड पर जो है ना पी ऑर्बिटल इस तरीके से, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में पाई बॉन्ड बनाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहां से ये अगर आपस में ओवरलैप करेगा तो ये पाई बॉन्ड बन सकता है, और अगर ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो इसके बीच पाई बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरीके से जो है बेंजीन के हमारे पास एक और स्ट्रक्चर मिल सकता है क्या। एक और स्ट्रक्चर मिला, तो इनको हम लोग क्या कहते थे, रेजोनेंस में सीखे थे, केकुले स्ट्रक्चर, बिकॉज इन्होंने ही दिया था, ये इन्होंने ही ये बनाया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब यहां पे बोला गया है कंप्लीटली कंजुगेटेड। देखो इसको ना एक तरीके से हम और डिफाइन करते हैं, क्या करना है, देखो कंप्लीटली कंजुगेटेड, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि इस एटम के पास अगर पी ऑर्बिटल नहीं होता,
इस एटम के बीच अगर p ऑर्बिटल नहीं होता यहां पर, तो क्या ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता? नहीं होता। इसका मतलब ये होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इधर ही बनेगा, एक लूप के फॉर्मेशन नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड के एक लूप का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जहां पे कंप्लीटली कंजुगेटेड होगा। कंप्लीटली कंजुगेटेड का मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या बनना चाहिए, एक लूप फॉर्मेशन होना चाहिए। ये चीज दिमाग में रखिएगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक लूप का फॉर्मेशन होना चाहिए। और लूप का फॉर्मेशन तब होगा जब क्या होगा, हर एक एटम जो रिंग में प्रेजेंट है, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, उसके पास क्या होना चाहिए, p ऑर्बिटल। ठीक है, थोड़ा सा ये अपर लेवल का है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बाकी हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, फॉर द पाई इलेक्ट्रॉन टू अनइंटरप्टेड, फॉर द पाई क्लाउड टू अनइंटरप्टेड, एवरी एटम इन द रिंग मस्ट हैव अ p ऑर्बिटल। जैसा कि हमने कहा कि एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन के क्लाउड क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। देखो ये वाला फैक्टर जो है ना, हम आगे बताएंगे आपको इसको डिटेल में कि कैसे चेक करना है। फिलहाल अभी क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, रिंग बनना चाहिए। जैसे देखो क्या होगा, अभी इसको ओवरलैप कराया, कभी ये ओवरलैप कर रहा है, कभी ये ओवरलैप करेगा, कभी इधर करेंगे, कभी इधर। तो इस तरीके से आप दिख रहा होगा आपको कि एक जो है, मतलब यहां पे आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, और उसके ऊपर और इसके नीचे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन रहा है ना। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या बन रहा है, यहां पे क्लाउड बन रहा है। ठीक है, तो अब ये क्लाउड तब बनेगा ना जब रेजोनेंस में हर एक एटम पार्टिसिपेट करेगा। जब ये क्लाउड, ये जो रिंग बन रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, ये रिंग तब बनेगा जब हर एक एटम क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और हर एक एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तब करेगा जब उसके पास क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा। जब उसके पास क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा। क्लियर पॉइंट? यहां पे देखो नेक्स्ट, फॉर द पाई क्लाउड रिंग टू फॉर्म each p ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप द p ऑर्बिटल ऑन आइदर साइड। देखो ये अगर मान लो, मतलब यहां पे p ऑर्बिटल है, लेकिन ये अगर इसके बीच ओवरलैप नहीं हुआ, तो क्या यहां पे कंटिन्यूअस एक रिंग बन पाएगा? एक रिंग नहीं बन पाएगा। क्या हो जाएगा, बीच में टूट जाएगा। इस तरीके से बनेगा, इधर रेजोनेंस हुआ, इधर हुआ, यहां पे नहीं हुआ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रिंग फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि किसी भी एटम के ऊपर जो p ऑर्बिटल है, वो इधर से भी ओवरलैप कर सकता है और इधर से भी ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, हाँ। अब देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, चलिए देखो ध्यान से, हमने क्या किया कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या बनना चाहिए था, रिंग बनना चाहिए था। अब ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन का ना यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। इसका क्या है, sp2 है। इसका सबका sp2 है। क्या है, sp2। अगर अपने को यहां पे समझना है तो देखो ध्यान से, इस कार्बन एटम के पास कोई भी p ऑर्बिटल बचा हुआ नहीं है। यहां पर तो p बचा हुआ है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो एक प्योर ऑर्बिटल बचा हुआ है। यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, इट मींस इसके पास कोई भी p ऑर्बिटल नहीं। और हमने क्या कहा है कि फॉर द पाई क्लाउड टू बी अनइंटरप्टेड, अगर अनइंटरप्टेड मतलब कि पूरा कंटिन्यूअस एक रिंग का फॉर्मेशन तभी होगा जब हर एक एटम के पास क्या होगा, एक p ऑर्बिटल खाली होगा। इट मींस कि ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि इसके पास p ऑर्बिटल होना चाहिए, बट है नहीं p ऑर्बिटल, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था कि अबाउट एरोमेटिक। थोड़ा सा समझते हैं हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, है ना। थोड़ा समझेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। दोज कंपाउंड विच इज साइक्लिक, प्लेनर, completely conjugated, having 4n pi electrons, having 4n pi electrons
आर नोन एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो ध्यान से बच्चों कि यहां पे आ रहा था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और अभी जो आया है उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहला ये होगा आपके मन में कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है, तो डेफिनेटली हम अभी के ही लेक्चर में सीखने वाले हैं और आगे के टॉपिक में सीखेंगे उसको, है ना। अभी हम सीखेंगे इसी लेक्चर में, तो आप बिल्कुल भी सोचिए नहीं, घबराइए नहीं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इट विल बी क्लियर्ड राइट नाउ इन दिस लेक्चर ओनली, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर। और इसके बाद क्या है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। पैरामैग्नेटिक इन नेचर क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो आप इन पॉइंट्स को क्या है याद रखिए, और हम अगले लेक्चर में, है ना, अगले लेक्चर में बताएंगे आपको कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों अनस्टेबल होता है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और एरोमेटिक कंपाउंड क्यों स्टेबल होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो है अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्या है, एक और पॉइंट है एंटी एरोमेटिक से रिलेटेड, इट अंडरगोज डाइमेराइजेशन। बेसिकली क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होता है तो वो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, और वो फॉर्मेशन तब होता है जब क्या होगा, डाइमेराइजेशन वगैरह होगा, कुछ रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इसको हम समझेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कंडीशन टू चेक कंपाउंड। मतलब कि हम चेक करेंगे कौन कौन से कंडीशन है, किसी कंपाउंड को चेक करके बता सकते हैं कि गिवन कंपाउंड जो है एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। अब तक हमने पढ़ लिया है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, क्लियर है पॉइंट। तो पहला देखो क्या है, कंडीशन टू चेक कंपाउंड। कंपाउंड को चेक करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक। देन दूसरा कंडीशन क्या है, तो ये होना चाहिए प्लेनर। जो रिंग है वो रिंग क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। रिंग क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए बच्चों। प्लेनर का मतलब है, देखो अब कैसे निकालोगे आप प्लेनर, तो इसके लिए हमने कहा था कि अप टू 7 मेंबर रिंग है, अप टू 7 मेंबर रिंग है। देन ऑल द इफ, देखो ध्यान सुनना, अगर अप टू 7 मेंबर रिंग है और हर एक एलिमेंट, हर एक एटम जो रिंग में प्रेजेंट है, अगर सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, देन द रिंग विल बी प्लेनर, राइट। और उसके ऊपर में क्या है, कुछ प्लेनर भी होते हैं, कुछ नॉन प्लेनर भी होते हैं, जो कि हम इंडिविजुअली कुछ एक्सप्लेन करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो प्लेनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, कंप्लीटली कंजुगेटेड। कंप्लीटली कंजुगेटेड इसका मतलब क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग should be formed। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो अभी हमने सीखा है वो बनना चाहिए कंप्लीटली कंजुगेटेड। और इसके लिए जो है क्या होना चाहिए, अगर कंप्लीटली कंजुगेटेड है इसका मतलब रिंग के हर एक एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके चलो, अब यहां से जो है ना हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट में क्या, तो अब हम नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जहां पर n का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 1 2 3, है ना। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तब जो है कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक। तब क्या होगा, कंपाउंड एरोमेटिक। और अगर कंपाउंड के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको अपन कहते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या कहेंगे इसको, एंटी एरोमेटिक। एक चीज और ध्यान से रखिएगा, ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हक्कल्स रूल कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं, हक्कल्स रूल, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने ही क्या किया था, एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन किया था कि बेंजीन रिंग कैसे एरोमेटिक है। और इन्होंने ही बताया कि ऐसे कंपाउंड जहां पर क्या है, प्लेनर है, साइक्लिक है, एज वेल एज
क्या होगा? ऑड पेयर ऑफ, क्या? ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऑड पेयर का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने n का वैल्यू जीरो रखा तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा 2। n का वैल्यू अगर हमने रखा 2 तो 4 इंटू, सॉरी 1 रख दो इसको, 1 तो 4 प्लस 2 6 आएगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना है? 3 पेयर। तो इसमें हम एक चीज और कह सकते हैं, क्या? इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं, क्या होना चाहिए? ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। और अगर इवन पेयर है, कितना? इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तब क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद जो है ना एक चीज, एक पॉइंट हम लोग सीखेंगे पहले, पाई इलेक्ट्रॉन से पहले क्या आगे देखो क्या है। अब ये तो हो गए हमारे क्या कंडीशन। अब नेक्स्ट एक पॉइंट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट अपने पास? तो नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि अगर मान लो कोई कंपाउंड है, राइट, वो हमें एरोमेटिक दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, बट अगर आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर एरोमेटिक होता है देन वो कंपाउंड को हम कंसीडर करते हैं एरोमेटिक। ठीक है, मतलब ये है कि इफ एनी resonating structure, if any resonating structure of a compound is aromatic, then the compound will be aromatic। क्या होगा? कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मान लो कि अगर कोई कंपाउंड है, अब जरूरी नहीं है कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक ही हो, लेकिन अगर उसमें से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर एरोमेटिक बन जाता है देन उस केस में जो है क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा क्या होगा? एरोमेटिक होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम आगे इसको यूज करने वाले हैं, चेक करेंगे जब एरोमेटिक। तो अगला देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास ये है पाई इलेक्ट्रॉन्स। बार बार आ रहा था पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बार बार क्या आ रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन क्या है। तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो जब आप रेजोनेंस करवाते हैं, जैसे हमने पढ़ा है रेजोनेंस, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यहां पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, अब अपने को ना फिलहाल दिख रहा है कि पाई बॉन्ड यहां पे है 1, तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 होगा, राइट, बट ऐसा नहीं है बच्चों। पाई इलेक्ट्रॉन्स, यस डेफिनेटली किसके इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा और ये लोन पेयर क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। मतलब उस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड में चला गया उसको भी काउंट करना है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो डिलोकलाइज्ड है, उसको हम क्या कहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। तो क्या बोलोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स को? दोज इलेक्ट्रॉन्स which are delocalized and participating in the pi electrons cloud रिंग फॉर्मेशन। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिंग बना रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहोगे आप? पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है? इट मे बी, यहां पे हम लिखेंगे इट मे बी पाई बॉन्ड और लोन पेयर, पाई बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हो गया? जैसे अगर हम बात करें कि भाई इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो यहां पे हम बोलेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस कंपाउंड में कितने हैं? तो 2 तो इस पाई बॉन्ड का है ही, और 2 ये जो लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी है, तो इसमें भी क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग एक पॉइंट और डिफाइन करेंगे कि हकल्स रूल जो है हम कब कब अप्लाई करेंगे, है ना। हमने तो सीख लिया हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अप्लाई कब करेंगे, कब कब जो है एप्लीकेबल है। तो हकल्स रूल जो है देखो मोनोसाइक्लिक पे तो एप्लीकेबल है ही, क्योंकि देखो हकल्स रूल जो है ना वो सिंपली बेस्ड होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिंग बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिंग बनना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड है। तो जहां पर भी जिस भी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग बनेगा कंजुगेशन में, तो वहां पे क्या होगा? हकल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहला तो हो गया आपका मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये तो डेफिनेटली इसमें हम यूज करेंगे ही करेंगे, है ना। दूसरा होता है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड का कंडीशन क्या है? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में कैसे हम अप्लाई करेंगे? देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे क्या होगा, जैसे आप नैप्थलीन का एग्जांपल ले लो, है ना ये। तो अब इसमें क्या है, जैसे हमने पहले पॉइंट बोला मोनोसाइक्लिक, इसमें हम सिर्फ एक रिंग पर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये देखो कंप्लीटली कंजुगेशन में है। तो फॉर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड क्या होना चाहिए? रेजोनेंस शुड बी प्रेजेंट ऑन पेरीफेरी ऑफ कंपाउंड। पेरीमीटर के ऊपर क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। पेरीमीटर मतलब ये साइड साइड से, देखो अब ध्यान से, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे पूरे पेरीफेरी पे, पेरीमीटर के ऊपर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स के ऊपर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में अपने को क्या करना है, अगर मान लो कोई पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के भी ऊपर, कोई पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है और उसके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर भी पेरीफेरी क्या है? रेजोनेंस हो रहा है, तो हम वहां पर क्या करेंगे? इस हकल्स रूल को अप्लाई कर लेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज था अबाउट पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हकल्स रूल कब एप्लीकेबल है कब नहीं है। और अगला हमारे पास एक लास्ट में रह गया है, उसको लिख लेते हैं, है ना। क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमने सीखा एरोमेटिक कंपाउंड, हमने सीखा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, उसके कुछ पॉइंट्स, एंड लास्ट जो है क्या होता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो उसमें लिखेंगे दोज कंपाउंड विच इज नाइदर, देखिए those compound which is neither aromatic nor anti-aromatic are known as non-aromatic। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो ना ही क्या है? एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग नॉन एरोमेटिक। और स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं, है ना, हम लोग समझेंगे इसको बहुत डिटेल्स में। तो स्टेबिलिटी जो होता है, जो स्टेबिलिटी आएगा, ये स्टेबिलिटी किसका होगा? ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या? एरोमेटिक कंपाउंड। देन आएगा आपके पास नॉन एरोमेटिक, क्या आएगा? नॉन एरोमेटिक। एंड लास्टली आएगा एंटी एरोमेटिक। तो ये रहेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। अच्छा ये देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ना, हम इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको इसके कंप्लीट डिस्कशन मिलेंगे कि एरोमेटिक क्यों ज्यादा स्टेबल है और एंटी एरोमेटिक क्यों अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहां तक अगर कुछ भी डाउट्स आता है, कुछ समस्या है, परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, और फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।